हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो जब हम बेसिक की बात कर रहे हैं तो पहले हम देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द चार्ज एंड करंट। तो जैसा हमें पता है कि करंट अगर किसी कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है तो उसका मेजर क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग ए पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। यानी मैंने एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर करा है किसी कंडक्टर का और उसमें से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकेंड में फ्लो कर रहा है, ये हमारी बताती है आपका किसी भी करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब अगर हम बात करें तो करंट हमने बात पहले भी आपको पता होगा कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट जबकि करंट जो मेजर करता है वो फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो करता है किसी क्रॉस सेक्शन से ऑफ अ कंडक्टर। अगर हम मान लेते हैं कि क्यू चार्ज जो है वो पर्टिकुलर टी टाइम पर किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से फ्लो कर रहा है, तो करंट को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ये आप लोग ने पढ़ा होगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, यानी चार्ज पर सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से। अगर हम ये बोल रहे हैं कि इफ अ चार्ज इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और या हम ये कह रहे हैं द चेंज इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, मतलब कितना चार्ज जो फ्लो हो रहा है कितने समय में। तो अगर हम इसको लिंक करें विद टाइम के साथ रिप्रेजेंटेड, अगर हमने मान लिया कि थोड़ा सा चार्ज, लेट अस सपोज जी क्यू चार्ज जो है वो स्मॉल इंटरवल dt टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो हम करंट को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। यानी हम अगर बात करें कि लेट अस सपोज टोटल चार्ज क्यू था और छोटा सा सेक्शन हमने जो कंसीडर किया है उसमें से जो कुछ चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो है डी क्यू, जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt में ट्रेवल कर रहा है थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। तो हम करंट को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और हमें पता है कि इसकी यूनिट जो होती है एसआई में अगर हम बातें करें एम्पियर होती है, कूलम पर सेकेंड होती है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द करंट डेंसिटी, क्योंकि इन सब चीजों को हमको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यूज करना है। ठीक है, तो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो दैट इज अ स्टेडी स्टेट दैट द कैरेक्टराइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ current carrying conductor at that particular point. तो current density of a point of a conductor is a vector quantity. current density क्या होती है, एक vector quantity होती है, इसमें magnitude भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द unit area of cross section of a conductor normal to take a normal to the direction of the flow of the positive charge। ठीक है, अगर हम मान ले रहे हैं इफ करंट डेंसिटी ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया को हम, और करंट डेंसिटी हमारा कितना है जे। अब उसमें से हमने इनफाइनेटली लेट अस सपोज हमारे पास ये सरफेस एस था, ठीक है, और उस करंट डेंसिटी थी जे। ठीक है, तो हम उसमें से एक छोटा सा सेक्शन लेट अस सपोज हमने ये इतना सा सेक्शन ले लिया, इनफाइनेटली स्मॉल सेक्शन। तो अगर हम बात करें तो डी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। ये आप लोगों ने स्कूल में ही पढ़ा हुआ। ठीक है, तो टोटल करंट इस पूरे सरफेस से कितना फ्लो हो रहा है वो क्या करूं मैं, इस दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा फॉर द होल सरफेस, यानी सरफेस इंटीग्रल। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू जे डॉट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज आई इज इक्वल टू सरफेस होल इंटीग्रेशन हो गया आपका, दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी। तो ये आपका क्या हो गया, करंट की वैल्यू आ गई। अब अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो करंट जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में वो किसके बराबर है, ये वो बराबर है फ्लक्स ऑफ द करंट डेंसिटी इंक्लाइंड विद द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यानी अगर हम बात कर रहे हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में, तो वो इस बात के ऊपर है कि कितना फ्लक्स करंट डेंसिटी है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से लिंक्ड है। तो अगर हम इसकी इकाई की बात कर रहे हैं तो करंट डेंसिटी की इकाई क्या है आपकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हम करंट डेंसिटी जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर करंट डेंसिटी की वैल्यू मतलब जे की जो वैल्यू है वो समय के साथ फ्लो मतलब समय के साथ बदल नहीं रही है,
उस कंडीशन में द करंट इन द सिस्टम रिमेन्स द कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब करंट डेंसिटी समय के साथ नहीं बदलती है तो करंट क्या होता है, सिस्टम का समान रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। इसे हम कहते हैं स्टडी करंट, मतलब जो एक जैसा बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम स्टडी करंट के लिए, और जो स्टडी करंट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली कहें तो हम मैथमेटिकली फॉर्म इसको लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज आल्सो नोन एज अ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हमने कंसीडर किया, लेट अस सपोज एक वी वॉल्यूम हमने कंसीडर किया और एक सरफेस एरिया है एस। तो लेट, ये हम डायग्राम बना रहे हैं, ये हमारे पास हो गया वी वॉल्यूम। ठीक है, और उसमें से हमने एक छोटा सा सरफेस, ये आपका सरफेस हो गया, लेट अस सपोज यहाँ पर वी वॉल्यूम हो गया, ये छोटे से सेक्शंस में से मैंने ये ले लिया, और ये छोटे से सेक्शन से ये आपकी करंट डेंसिटी की वैल्यू हो गई जे, और यहाँ पर ये छोटा सा सेक्शन हो गया ds, और ये एंगल जो बना रहा है वो थीटा हो गया। ठीक है, मतलब मैंने क्या करा, एक वॉल्यूम कंसीडर करा, एक सरफेस कंसीडर करा, एक सिस्टम रीजन लिया, और उसमें से एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dA। ठीक है, जिसका एरिया कितना था, dA था। ठीक है, मतलब एक वॉल्यूम के ऊपर एक सरफेस कंसीडर कर ली उसमें से, और उसका एक एरिया ले लिया हमने छोटा सा सेक्शन का, वो है आपका dA। अब अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो एरिया ऑफ अ वेक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज द डायरेक्शन अलोंग द आउटवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं करंट डेंसिटी की बात कर रही हूँ, करंट डेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ द एलिमेंट dA, मतलब dA पॉइंट इस पे करंट डेंसिटी अगर J है, और वहां पर करंट की वैल्यू को अगर मैं निकालना चाहूँ फॉर अ स्मॉल वॉल्यूम dV इनक्लोज, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू J डॉट dA। यानी मैंने क्या करा, मैंने एक वॉल्यूम कंसीडर करा, उसमें से एक सरफेस कंसीडर करी, सरफेस एरिया उसका कितना था, S था, और उसमें से स्मॉल एलिमेंट मैंने कितना ले लिया, dA एलिमेंट ले लिया सरफेस एरिया का, और उसके अंदर अगर मैं आपका वॉल्यूम को इंक्लोज करते हुए निकालना चाहती हूँ उस पर्टिकुलर एरिया में, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी उस टाइम पे, J डॉट dA। अब अगर मैं टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है उस पूरे वॉल्यूम के लिए निकालना चाहती हूँ, फॉर अ होल सरफेस निकालना चाहती हूँ, तो टोटल सरफेस कितनी थी मेरी, S थी, और वॉल्यूम इंक्लोज था, V था। तो टोटल सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर मैं करती हूँ, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द वॉल्यूम V enclosed by the whole surface, that is equal to rate of flow of the charge, वो कितना होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट dA के बराबर। ठीक है, तो अगर हम ये मान रहे हैं कि आपका टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपका समय के साथ आपका जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरी नहीं कर रहा है, मतलब का स्टडी करंट है, तब यहाँ पर कोई भी एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज उस पॉइंट पर नहीं होगा, बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव सेक्शंस के बीच में, कंडक्टर के बीच में आपका कोई भी चार्ज आपका एक्यूमुलेट नहीं होगा। इसलिए अगर हम बात करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल जो हमने निकाला है वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अपन क्या कह रहे हैं कि अगर आपका जो टाइम इंडिपेंडेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या था, चार्ज क्या था, समय के साथ बदल रहा था। तो अगर चार्ज समय के साथ नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया, और ये 0 हो गया। I इज इक्वल टू कितना लिखा था अपन ने, दैट इज इक्वल टू लाइन सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट dA। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई। इट मीन्स I बराबर ये आपका कितना हो गया, 0। देयरफॉर अगर हम ये कहें कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी ओवर द होल सरफेस विल बी 0 फॉर विच केस, टाइम इंडिपेंडेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर अ टाइम इंडिपेंडेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन J डॉट dA विल बी इक्वल टू 0। अब अगर मैं देखूं तो सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, क्योंकि अपन सरफेस और वॉल्यूम का कंपैरिजन वो देख रहे हैं, तो सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रेशन में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ J डॉट dA should be equal to the volume integral of divergence of J dot dV। तो ये आपका हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन आपकी मिल गई। ठीक है, वो किस केस के लिए, टाइम इंडिपेंडेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, इसका मतलब अगर हम बात करें टाइम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्टडी करंट और नेट फ्लक्स ऑफ द करंट डेंसिटी थ्रू द
इंटायर वॉल्यूम विल बी जीरो। हम इसको डिफाइन करें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज टाइम, then the net flux current density through the entire volume is zero, means this is the, ये आपकी इक्वेशन हो गई किसके लिए, दिस इक्वेशन इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द स्टडी करंट, जहां पर चार्ज जो है वो समय के साथ बदल नहीं रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस, अगर मान लीजिए किसी कारण से जो करंट है वो स्टडी नहीं है, यानी कि करंट डेंसिटी इज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द पोजीशन बट इट आल्सो डिपेंड अपॉन द टाइम, टी के ऊपर डिपेंडेंट है, तब उस केस में हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एट एन इंस्टेंट क्या होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसा हमने कहा कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ द इंटायर वॉल्यूम, जो हमने वी वॉल्यूम करा था उसमें इंक्लोज करा था सरफेस को, दैट विल बी इक्वल टू कितना सरफेस से रेट से वो लीव कर रहा है पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द सरफेस। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब चार्ज डी क्यू बाई डी टी जो है वो आपका जीरो नहीं है, अगर हाँ, तो उस केस में आप चार्ज को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इफ द वी इज, हमने माना है वी वॉल्यूम कंसीडर करा था, और इफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो एंड v इज द टोटल वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो हमने क्या करा, एक टोटल वॉल्यूम v इंक्लोज करा, उसमें बाय द सरफेस, ये सरफेस पे जो वॉल्यूम इंक्लोज हो रहा था वो आपका v था, और सरफेस एरिया जो था s था। तो अगर हम कह रहे हैं चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज इन द वॉल्यूम v इंक्लोज्ड बाय द सरफेस s विल बी रिटन एज q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो d, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, लाइन I इज इक्वल टू था डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। तो अब हमारे पास इक्वेशन थी I इज इक्वल टू, पहले हमारे पास था सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, एंड वी नो दैट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, एंड Q क्या लिखा है हमने, ये लिखा है, तो Q को हम इससे रिप्लेस कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी ए इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू माई, यहाँ पर लिख ले, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ये वाला साइन हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी बाय डी टी। ठीक है, तो डी बाय डी टी, ये आपका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करते हैं, क्या पे ये वॉल्यूम है, ये सरफेस है, तो ऑब्वियसली बाय यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस चीज को हम इस्तेमाल करेंगे। तो जहां सरफेस इंटीग्रेशन दिख रहा है वहां पर मैं क्या लिख देंगे, डाइवर्जेंस ऑफ जे डीवी। तो हमारा ये इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे डॉट डीवी इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। अब हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज दैट विल बी इन अ नेगेटिव साइन। देखा कि चार्ज Q को हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी, और हमने अभी कंपेयर करना है, तो हमने I इज इक्वल टू लिखा था, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि जो चार्ज है वो समय के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हम क्या मान लगा देंगे, माइनस का साइन। ठीक है, तो माइनस का साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि चार्ज जो है उसकी संख्या डिक्रीज हो रही है विद द टाइम इन अ गिवन, जो गिवन वॉल्यूम वी आपको दे रखा है उसके अंदर चार्ज की जो चार्ज जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है समय के साथ। तो अगर हम लिख रहे हैं तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या था, आई था हमारा, और I इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ रो डी। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे विद द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम थी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वी, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ जे, हमारा हो गया डाइवर्जेंस ऑफ जे डॉट डीवी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ
डाइवर्जेंस ऑफ जे डी डॉट dv is equal to minus d by dt of volume integration of रो dv। ठीक है, आप इस साइड को अगर हम ले जाए, इस साइड राइट हैंड साइड पे, तो ये दैट विल बी नेगेटिव कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव और हमारा हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस, क्योंकि ये वाली चीज इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन का साइन कॉमन हो गया, d बाई डी टी इंटू रो, तो प्लस कितना हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ रो डॉट या दैट इज dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो गई डाइवर्जेंस, दैट इज इक्वल टू हो गया डाइवर्जेंस ऑफ जे डीवी इज इक्वल टू, आपका ये मल्टीप्लीकेशन का सिंपल साइन है, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस रो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब आपके पास अगर टाइम डिपेंडेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन हो गई दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डी रो बाय डी टी। ठीक है, अगर आपने टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करी थी तो वहां पे क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू 0 था, और या अगर हम लिखे इस इक्वेशन को तो हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डी रो बाय डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, फॉर अगर टाइम डिपेंडेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अब इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर अ टाइम डिपेंडेंट करंट डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं दैट विल बी इक्वल टू द डाइवर्जेंस ऑफ अ करंट डेंसिटी, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ अ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रेट ऑफ चेंज ऑफ के डिक्रीज होने के बराबर है, क्योंकि माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो रो है वो समय के साथ क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। अगर हम स्टडी करंट की बात कर रहे थे तो यानी कि जहां पर टाइम के साथ डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये रो टाइम के साथ बदलेगा नहीं, उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे बराबर 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाली फॉर टाइम डिपेंडेंट, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है समय के साथ बदल रहा है और जब समय के साथ नहीं बदल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।